अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर एक बहुत ही पेचीदा मामला चल रहा है। तो चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं और समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। देखिए, ये कोई सीधा साधा ट्रेड विवाद नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त टैरिफ रोलर कोस्टर रहा है। दरें इतनी जल्दी और इतने नाटकीय ढंग से बदली हैं कि बिजनेस और इकोनॉमिस्ट दोनों के लिए ही इसका हिसाब रखना लगभग नामुमकिन हो गया था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, मतलब क्या जबरदस्त उतार चढ़ाव है। हम 2000 में 26% से शुरू करते हैं, कुछ ही दिनों में ये 10% पर आ जाता है, फिर कुछ महीनों बाद सीधे 25% और फिर 50% तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये थोड़ा नीचे आता है और हाल ही में 18% पर था। सोचकर देखिए उन कंपनियों का क्या हाल हुआ होगा जो इस तरह की अनिश्चितता में अपना बिजनेस प्लान करने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं है, बल्कि आर्थिक तौर पर बहुत नुकसानदेह है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही कानून से इतनी उथल-पुथल कैसे मच गई। आज की स्थिति को समझने के लिए हमें उस कानूनी टूल को देखना होगा जिसका इस्तेमाल ये सब करने के लिए किया गया। इस सारी उथल-पुथल की जड़ें दरअसल लगभग आधी सदी पुराने एक कानून में छिपी हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1977 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन बड़े टैरिफ्स को लागू करने के लिए इसी पुराने एक्ट का सहारा लिया जिसका नाम है IEPA, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इस कानून को बनाने का इरादा कुछ और ही था। इसे बनाया गया था ताकि किसी घोषित नेशनल इमरजेंसी के दौरान दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, न कि ट्रेड पार्टनर्स पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए, वो भी तब जब कोई इमरजेंसी घोषित ही नहीं की गई थी। कानून के इरादे और उसके इस्तेमाल के बीच का यही फर्क कानूनी लड़ाई की वजह बना। तो जाहिर है जब कानून का इस तरह से इस्तेमाल हुआ तो उसे चुनौती दी गई और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक, जिसने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ और सीधा था। IEPA के तहत लगाए गए ये टैरिफ पूरी तरह से अवैध हैं। इस एक फैसले ने एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टैरिफ स्ट्रेटजी को ही पलट कर रख दिया। और इस फैसले का असर कितना बड़ा था वो इस आंकड़े से पता चलता है। 15 लाख करोड़ रुपए। जी हां, इतना पैसा जो अवैध तरीके से वसूला गया अब हजारों कंपनियों को वापस करना पड़ेगा। कोर्ट ने अपना फैसला 2 बहुत ही मजबूत तर्कों पर दिया। पहला, IEPA के तहत लगाए गए सभी टैरिफ अमान्य हैं, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, उन्होंने एक बुनियादी सिद्धांत को फिर से स्थापित किया। अमेरिका में टैक्स लगाने की शक्ति सिर्फ कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं, इतना भी आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब कुछ नहीं बदला, और यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। समझने वाली बात यह है कि ये फैसला सिर्फ IEPA के तहत लगे टैरिफ पर लागू हुआ। दूसरे कानून, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेक्शन 232 या चीन जैसी जगहों पर अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए सेक्शन 301 के तहत लगाए गए टैरिफ वैसे के वैसे ही बने रहे। तो अब इस कानूनी हार के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक दूसरी रणनीति अपनाई, और उनका रिएक्शन भी बहुत तेज था, जिससे साफ हो गया कि ये ट्रेड वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब नए टैरिफ लगाने के लिए एक और भी पुराना कानून निकाला गया, 1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122। लेकिन इस नए कानून में कुछ सीमाएं हैं। ये IEPA की तरह कोई ब्लैंक चेक नहीं है। इसमें 15% की एक ऊपरी सीमा है, और ये टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए ही लगाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर इन्हें जारी रखना है तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इतनी सारी उठापटक के बाद अब असल में भारत और चीन के लिए टैरिफ की स्थिति क्या है? तो आखिर में नतीजा क्या निकला? इस सारी कानूनी और राजनीतिक उठापटक के बाद भारत पर लगने वाला टैरिफ असल में 18% से घटकर 10% हो गया है। चीन के लिए भी रेट्स कम हुए हैं, लेकिन 35% पर अब भी काफी ज्यादा हैं। हाँ, एक बात और ध्यान में रखने वाली है। राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन बाजार और कंपनियां तो कानूनी हकीकत को ही मानकर चलेंगी, जो कि 10% टैरिफ है। लेकिन याद रखिए, ये हल सिर्फ एक अस्थायी इंतजाम है। 150 दिन की घड़ी तो चल पड़ी है। जब ये समय पूरा होगा तो क्या होगा? क्या हम एक और टैरिफ बढ़ोतरी देखेंगे, या कोई नया समझौता होगा, या फिर कोई बिल्कुल नई रणनीति सामने आएगी? इस ग्लोबल इकोनॉमिक शतरंज की अगली चाल क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।